बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं और एक बड़े तवील वक्फे के बाद, एक तवील अरसे के बाद नशिस्त हो रही है, तो बहुत ही अहम मामलात हैं जिस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ास तौर पर सदीक जान साहब, हुकूमत जो है बज़ाहिर ये लगता है कि उसकी गिरफ्त निज़ाम पर मजबूत हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका एहतजाज, वो बड़े अरसे से जाहिर है कि प्लान जो भी एहतजाज करते हैं या उसको जिस तरीके से डील किया है, उसके बाद 8 फरवरी के हवाले से बहुत शोर गौगा था, लेकिन 8 फरवरी जिस तरीके से गुजरा उसके बाद लगता तो यह है कि हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है। सवाल यह है कि फिर परेशानी किस बात की है, शहर इक़्तिदार की राहदारियों में अंदर की खबर क्या है कि मैं 2-3 खबरें भी दरमियान में आपके सामने रखूँगा। रिहाई फोर्स का मामला, ये जिस वक्त अनाउंस की गई उसके बाद एक व्लॉग आपकी नज़र से शायद गुजरा हो या उसके कुछ हिस्से गुजरे हों जो मुनीब फारूक ने किया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जो है वो डंडा चलने वाला है इनके ख़िलाफ़। जो लोग रिहाई फोर्स का हिस्सा बनेंगे उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे, उनको एडमिशन्स नहीं मिलेंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। इस हद तक इकदामात का कहा गया। फिर बैरिस्टर गौहर के हवाले से आता है कि वो कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने खबर की। तो ऐसा क्या है इस फोर्स में? और 22 दिन के बाद, ठीक 22 दिन के बाद जिस स्ट्रीट मूवमेंट की बातें की जा रही हैं वो कैसे मुख्तलिफ होगी गुज़श्ता 3-3.5 साल में जितने भी अटैम्प्ट्स हुए उनसे? देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो एक तासुर है ना कि निज़ाम की गिरफ्त बहुत मजबूत है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर, तो ये हकीकत से बहुत दूर की बात है, हक़ाइक़ ये नहीं है। मैं ना आपको कहूँगा कि आप जूम आउट करके ज़रा थोड़ी सी चीज़ों को देखें। मैं अभी आऊँगा ये जो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर, उतार देता हूँ, इस पर जूम आउट करके बिल्कुल जूम आउट करके देखें। तो और ये आपके लिए नहीं बात थी, वैसे ये कुछ उन लोगों के लिए थी जो हमें बताते हैं कि चैन ही चैन रावी लिख रहा है, जो कहते हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध, जो कहते हैं कि सब ठीक चल रहा है। ये बातें असल में उनके लिए हैं। आप जब जूम आउट करके देखते हैं, और मैं जैसा से वहाँ बात कर रहा था कि बरतानवी पार्लियामेंट पे भी मैं बाद में आता हूँ कि वो जो एक बड़ी पेशरफ्त है तो उसका क्या असर पड़ेगा, वो वैसे तो आपके सब्जेक्ट है, लेकिन मैं भी उस पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करूँगा आपकी राय लेने के बाद। देखिए, मेन मसला ये है कि इमरान खान को मुझे बताएं कि जेल में जो डाला गया था और इमरान खान के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे, कातलाना हमले से लेके, केसेस से लेके, इद्दत केस से लेके, तोशाखाना से लेके, और ये जितनी चीज़ें इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई उनके दो पर्पज़ थे। पहला पर्पज़ ये था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म की जाए और इमरान खान को साबित किया जाए कि वो मॉरली करप्ट है, वो फाइनेंशियली करप्ट है, इस तरह की चीज़ें। एक पर्पज़ ये था। दूसरा पर्पज़ ये था कि जो अवामी राय आमा है नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक या जरदारी के बारे में, वही कि ये भी इमरान खान, वो भी उसी तरह की राय इनके बारे में बिल्कुल। एक ये था कि इमरान खान को नवाज और जरदारी ऐसा साबित करना। दूसरा फिर इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा था और जो जुल्म हो रहा था और हो रहा है, उसका मकसद इमरान खान को तोड़ना था। उसके लिए बुशरा बीबी के ऊपर भी जो कुछ जुल्म किया गया और जो केसेस बनाया गया वो सारा ये था। आज आप 9 अप्रैल 2022 से लेके आज 26 फरवरी 2026 तक देखें कि क्या ये दोनों पर्पज़ हल हुए? ये दोनों पर्पज़ हल नहीं हुए। ना इमरान खान टूटा है, ना इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अब आप आगे एक चीज़ और देख लेते हैं कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज की तारीख तक पाकिस्तान 9 अप्रैल 2022 को जहाँ खड़ा था उससे आगे गया, उससे पीछे गया। हमें बताया गया कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दिया है, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, बिजली सस्ती होगी, हर चीज़ 10 गुना ज़्यादा महंगी हो गई है, कई गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। इमरान खान जब इक़्तिदार से निकाले गए, पेट्रोलियम लेवी 12 से 14 रुपये फी लीटर थी, जो अब 80 से 84 रुपये है। मतलब आप वो सारी चीज़ें देख लें। मैं उन चीज़ों पे आने से पहले ये जो एक चीज़ है कि क्या निज़ाम की गिरफ्त बहुत मजबूत है, जो मैं समझता हूँ नहीं है। एक चीज़ सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि मत माने मेरी बात, मत माने किसी और की बात। हुकूमत की आखिरी इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट है जून 2025 की, वो उठा के देख लें। वो तो हुकूमत ने खुद शाया की ना, उसमें तो पीटीआई का कोई रोल नहीं था, उसमें तो साफियों का, यूट्यूबर्स का कोई रोल नहीं था, किसी का कोई रोल नहीं था। उस 9 अप्रैल उस इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में हुकूमत ने अपने दस्तखतों के साथ लिख कर दिया है कि 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान जहाँ खड़ा था उससे बहुत पीछे जा चुका है, हर शोबा, हर सेक्टर। अब आगे आ जाए, पाकिस्तान का कोई एक अदारा बता दें। अच्छा, इसके ऊपर आने से पहले ना, ज़रा पहले जो आपने जो आर्गूमेंट बिल्ड किया जिसमें आपने कहा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, सवाल ये है कि अगर पॉपुलैरिटी इमरान खान की कम होना या इन लोगों की बढ़ना ये इतना मैटर करता होता तो ये जो फॉर्म 47 वाला मामला है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है? अगर इलेक्शन का नतीजा फॉर्म 47 पे डिफरेंट आना है, यानी फॉलोअप में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें भी आपने देख लिया कि क्या हुआ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि मुल्क नहीं चल रहा। फ़र्क ये पड़ता है कि मुल्क नहीं चल रहा। फ़र्क ये पड़ता है कि आपके तमाम इदारे अपनी क्रेडिबिलिटी खो गए हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त जितने लोग आईनी ओहदों पर बैठे हुए हैं, किसी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उनके लिए सेंटिमेंट्स हैं वो जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान मुल्क नहीं चल रहा। देखिए, 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक कोई एक शोबा पाकिस्तान का, कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है। सेक्टर्स की तो हमने बात कर ली, सारे शोबाजात की हमने बात कर दी कि चाहे वो किसान हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तनख्वाहदार तबका हो, रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, सारे तबाह और बर्बाद हो गए, बिल्कुल खुदकुशियों पर आ गए। लेकिन
किसी इदारे की क्रेडिबिलिटी बड़ी नहीं है, हर इदारे की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है। लोगों का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है, और अदालतों पर से एतमाद ऐसा उठाया और उससे नुकसान ये हो रहा है कि लोग फिर कानून हाथ में लेते हैं। फिर आपके मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है। फिर आप देख लें कि पहले ये होता था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती थी तो लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते थे, फौज की तरफ देखते थे। अब सूरत हाल क्या है, किसी इदारे की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। पाकिस्तान का कोई शोबा इस वक्त ऐसा नहीं है जो खुशहाल हो, जो 9 अप्रैल 2022 से एक कदम भी आगे बढ़ा हो, बल्कि हर शोबा बहुत पीछे चला गया। देखिए नकवी साहब, अब मैं उस चीज़ के ऊपर आता हूँ जो मैं आपको बता रहा था कि जो एक बात है कि बड़ी गिरफ्त मजबूत हो गई है। इतनी मजबूत हो गई है सिस्टम की गिरफ्त कि गैर मुल्की सरमायाकारी 50-55 साल की कंपनी सतह पर आ गई है। ये है गिरफ्त मजबूत हो गई है। गिरफ्त इस निज़ाम की इतनी मजबूत हो गई है कि गुरबत पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि बेरोजगारी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर आ गई है। इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर आ गया है। इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि हर 100 में से 28 पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनकी माहाना इनकम 8400 रुपए से कम है। माहाना इनकम जरा इमेजिन करें सुनने वाले। इस निज़ाम की गिरफ्त इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि आज पाकिस्तान की अदलिया इंटरनेशनली और ज्यादा उसकी रैंकिंग गिरी है। इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि 5300 अरब रुपए की IMF कह रहा है कि करप्शन हुई है। इस निज़ाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि सर्कुलर डेट जो है गैस का, यानी जितनी हम गैस बेच रहे हैं और उसकी जो रिकवरी होनी थी उसमें जो फर्क है वो 3300 अरब रुपए का हो गया, 3300 अरब का। इस निजाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि बिजली का सर्कुलर डेट, यानी जितनी बिजली हमने बनाई उसकी जो कॉस्ट आई, जो हमने बेची और उसकी जो जितनी की हमने बेची उतने जो पैसे वापस आने थे उसमें जो फर्क है वो 1600 अरब रुपए का है। इस निजाम की गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई है कि पंजाब में हेल्थ कार्ड खत्म हो गया और लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। इस निजाम की गिरफ्त इतनी, हाँ एक सूरत में एक जबरदस्त इस निजाम की एक चीज इसको नहीं मैं बताता हूं, मैं सिर्फ इसको कंप्लीट करूं। एक चीज में इनकी गिरफ्त वाकई मजबूत हुई है जिस पे माननी पड़ेगी। 26 नवंबर हुआ है, कोई इस निजाम का कुछ नहीं कर सका। मुरीद क्या हुआ है, कोई इस निजाम का कुछ नहीं कर सका। अरकान असम्बली की इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, मिनिस्टरों की बढ़ाई हैं। इन्होंने जिसका दिल चाहे नया जहाज लिया, लग्जरी जहाज लिए, कोई नहीं पूछने वाला। अदालतों को खत्म कर दिया, कोई नहीं इनको पूछ सका। अपनी मर्जी का तीसरे नंबर का जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जागी को लगा दिया। 14वें नंबर से जस्टिस डोगर को लाके इस्लामाबाद कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया, कोई नहीं इनको पूछ सका। इन्होंने हाजी अमीन को आईनी अदालत के सरबराह बना दिया। आमिर फारूक इंसारों को ले आए, कोई नहीं इनको पूछ सका। अली बाकर नकवी वगैरह को जिस तरह से नवाजा। लाहौर कोर्ट में अली नीलम के साथ डट के खड़े हुए, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। नीचे अदालतों के अंदर जो कुछ कर रहे हैं कोई इनको पूछने वाला नहीं है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का जो नतीजा आया उसका क्या हुआ, ठीक है, ट्रिब्यूनल जो बनने थे ट्रिब्यूनल कैसे तब्दील हुए, कानून कैसे तब्दील हुआ, 26 में तरमीम हुई, 27 हुई, पीका आया मीडिया के ऊपर, अपनी मर्जी अपने, फिर देखें अदालतें देखें वो हुकूमत तो कहती है ये हमारी। इजाजुल हसन साहब, मज़ारिल अकबर नकवी साहब, मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनल्ला साहब, तारिक महमूद जहांगीर साहब, इन जजेस को अदलिया से जाना पड़ा, कुछ को घर भेज दिया गया। इस निज़ाम को कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस हवाले से इनकी वो मजबूती। अब मैं इसको कंक्लूड करूं। अब जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो फिर ये रिहाई फोर्स से क्या? मैं बताता हूं, रिहाई फोर्स बिल्कुल अलग है, उस पर हम अलग बात करेंगे। इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ और बात करेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि आप जूम आउट करके एक चीज देखें। आपने कहा कि इन चीजों से इनको क्या फर्क पड़ता है। सर अब फर्क पड़ना शुरू हो गया है। अब फर्क क्या पड़ना शुरू हो गया है? पाकिस्तान पूरा फोकस रहा इमरान खान के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, मैंडेट चोरी के ऊपर, बेगुनाहों को जेलों में रखने के ऊपर, इनको नवाजने के ऊपर, इन लाडलियों को नवाजने के ऊपर, इनको जहाज लेके देने के ऊपर, इनको अयाशियां कराने के ऊपर, इनके बैरूनी दौरों के ऊपर, इनकी जो जाती इनके मामलात हैं उनके ऊपर। दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सूरत हाल मैंने आपको बताई कि इस वक्त जो हर शुबा है ना पाकिस्तान का, लोगों के पास जो कोई बची कुछ चीज़ें थी ना, सेविंग थी, वो खत्म हो गई है। लोगों ने इस वक्त लोग बिजली के बिलों के लिए आगे जो गर्मियों में 100% इजाफा होने जा रहा है। लोग इस वक्त सर्दियों में बिल नहीं दे पा रहे तो गर्मियों में क्या होगा? किसान की मुसलसल जो 3-4 फसलें पिट गई हैं और उनके पास कुछ नहीं सेविंग बची कि अब वो सर्वाइव कर सकें। रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के पास कुछ नहीं बचा कि वो सर्वाइव कर सकें। अब तंग आमद ब जंग आमद की तरफ चीजें जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखें क्या हुआ है। पिछले 10 दिन में एवरेज 7 से 10 शातें हो रही हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की पाकिस्तान के अंदर। केपी के अंदर हालात आप देख लें, आप ऑडियो सुने उनकी जो लेफ्टिनेंट कर्नल जो शहीद हुए उनकी, तो वो जो बता रहे हैं केपी के अंदर सूरत हाल क्या है। बलूचिस्तान के अंदर आप हालात देखें, बलूचिस्तान के अंदर आप देखें खवातीन जिस तरह से कमांडोज, और ये कितना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। फिर आप देख लें कि जो वो उनके फिदायीन थे दहशतगर्दों के, MA इंग्लिश, MA पॉलिटिकल साइंस, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ। फिर आप देखें इस वक्त आप अगर जूम, मैं इसको कंप्लीट सिर्फ कर लूं, इसको कंप्लीट कर लूं। जब आप जूम आउट करके देखते हैं कि ना इकॉनमी चल रही है, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, कर्जों की सूरत हाल यह है कि आपका पिछले 3 साल में जो आपने सूद देना होता है कर्जों के ऊपर, उसमें 84% इजाफा हुआ है। 84%, यानी आपने जहां पे 1000 अरब आपने देना होता था तो अब आपने 1000 और तकरीबन कोई 800 अरब से ज्यादा देना है, यानी 800 अरब सालाना इजाफा हो गया है पिछले 3 सालों में सिर्फ सूद की मद में। देखें रीजनल आप देख लें,
अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आपके साथ क्या सूरत हाल हो रही है, भारत जिस तरह की तैयारियां कर रहा है, ईरान और अमेरिका के जो कशीदी चल रही है उसमें भी आप बरह रास्त इफेक्टिव हैं। आप देख लें कि भारत ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ डील किया, आपकी $9 अरब की एक्सपोर्ट्स खतरे में पड़ गई हैं। इस वक्त अमेरिका की और इंडिया की आप सुलह हो गई है, तो आपकी वो नहीं रहेगी जो आपकी पहले पोजीशन थी। फिर आप ये देख लें कि आप पीस बोर्ड में गए, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर सेंटिमेंट्स क्या आए। देखें, ना इकॉनमी चल रही है, ना सिक्योरिटी बची है, ना बैरूनी सरमायाकारी आई है, ना लोगों के अंदर खुशहाली है, हर तरफ से आप फंसते चले जा रहे हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना कि वो कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ रहा है। देखें, इस वक्त ये निजाम एक चीज के ऊपर खड़ा है, दो चीजों के ऊपर खड़ा है। एक ये निजाम खड़ा हुआ है ट्रंप के ऊपर, उसकी सपोर्ट के ऊपर, और दूसरा ये निजाम खड़ा हुआ है पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर और पीटीआई की इफेक्टिव अपोजिशन न होने के ऊपर। ठीक है, इन दो चीजों के अलावा कोई चीज इनकी फेवर में नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए ईसा नकवी साहब, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, मैं दर्जनों वीडियोस में एक बात कर चुका हूं कि मेरी लोगों से बात होती है, वो कहते हैं यार ये निजाम इतना मजबूत नहीं है, रेजिस्टेंस कमजोर है। क्यों? वरना ये निजाम इतना कमजोर है कि ज़ुरैन ज़मानी का एक आर्टिकल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पतंगों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये नकदा कोका जो है वो गाना बसंत के ऊपर नहीं अफोर्ड कर सकता, वो जो पुलिस चौकी के ऊपर खुद को हमलावर तो दाजल की पुलिस चौकी के ऊपर पहुंच गया, लेकिन अगर किसी गाड़ी के ऊपर पीटीआई का झंडा होता तो वो गाड़ी वहां पुलिस चौकी तक ना पहुंचती, चौकी तक नहीं पहुंच सकती थी, केपी की हदूद से निकल के, और बखर की हदूद तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी जिसके ऊपर पीटीआई का झंडा होता। सर, हमें अपनी तरजीहात को ठीक करना होगा, चीजें इंटरनेशनल रीजनल हर वाले से। अब एक मौजू के ऊपर आखिर में बात कर लूं, पहले इस पर आपकी मैं राय लूंगा, फिर मैं अपनी राय दूंगा। ये बताएं कि ये जो बरतानवी पार्लियामेंट में जो डिबेट हुई है इमरान खान साहब की सेहत को लेकर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों को लेकर, इसका आप क्या असर देखते हैं? मेरा तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है ना कि हुकूमत इन चीज़ों को, या हुकूमत जब आप कह रहे हैं कि उनको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, इससे भी फ़लाँ चीज़ इतने हज़ार अरब पे पहुंच गई, इतने जो है वो नेगेटिव चले गए मामलात, आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किस जगह पे खड़ी हैं, आपकी इंपोर्ट बिल कितना ज़्यादा हो चुका, आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो तारीख की बदतरीन सतह पर चली गई है। यानी इस निज़ाम में, यानी इस निज़ाम का पार्ट एंड पार्सल रहने वाले, निगरान दौर में गुजरा रहने वाले, वो अगर जनाब पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई कामरान खान के साथ बैठ के कहीं पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि जो हुकूमत है उसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया आलमी सरमायाकारों ने, यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लाने के बाद कितनी कंपनियां चली गई, कितने अरब डॉलर की पाकिस्तानियों ने बिजनेस में सिर्फ दुबई में इन्वेस्टमेंट किया, 8,000 कंपनियां वहां रजिस्टर हुई हैं। अगर हुकूमत को उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो एक डिबेट, जिस डिबेट में जाहिर है कि इमरान खान के हवाले से, और इमरान खान एक हाउस होल्ड नेम आप समझ लेंगे बरतानिया में, और जिस वक्त से ये सारा टर्मोइल चला है, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर कहीं उठाई गई है तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा गुफ्तगू हुई है, या जो ब्रिटिश MPs हैं, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। लेकिन देखें, उन्होंने एक तजवीज़ तो दी है कि जो सेक्रेटरी हैं वो इस सारे मामले को पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली उठाएं, कॉमनवेल्थ ऑफिस जो है वो उसके ज़रिए जो है वो देखा जाए, पाकिस्तान के ऊपर कुछ एड और उसके कट करने की बात भी की गई है। लेकिन आपको याद होगा कि जब इससे पहले बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्शन इंग्लैंड के हवाले से ख़ास तौर पर आया था। तो अगर मौजूदा निज़ाम ये डिसाइड कर चुका है, या हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है कि हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यूरोपीय यूनियन हमारे साथ GSP+ के मामले पर क्या करता है, क्या नहीं करता, यूरोपियन यूनियन की मुबस्सर मिशन की रिपोर्ट क्या कहती है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट क्या कहती है पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स क्या कहते हैं, बाहर इंटरनेशनल क्रिकेटिंग नेशंस के कैप्टन्स जो बड़े फेमस खिलाड़ी हैं, जिनकी बड़ी मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग है, वो क्या ख़त लिख रहे हैं। जब उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तो इसको भी फिर आप जस्ट अनदर डिबेट या जस्ट अनदर न्यूज़ आइटम आप समझ लें। हमें तो सिर्फ ये अंदाज़ा है कि ये जो आपने जितने प्रॉब्लम्स गिनवाए हैं ना, उनका ताल्लुक इन्हीं चीज़ों की इंटरनेशनल रिपोर्टिंग से है। आप जब आप ये कहते हैं ना, खुद से सवाल ये कर लें, जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है, तो आप खुद उठाकर पिछले 2 महीने में पाकिस्तान से इंटरनेशनली रिपोर्ट क्या हुआ है, आप उसको पढ़ लें और आप खुद को ये सोचेंगे, आपकी जेब में 10 अरब अल्लाह करे के हों, 10 अरब डॉलर हों, और आपने ये डिसाइड करना हो कि आपने इससे बिजनेस शुरू करना है, क्या आप पाकिस्तान का इंतखाब कर पाएंगे? गिवन कि जो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल टर्मोइल है, जितनी सियासी मारामारी है कि दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं या जो बड़े बड़े जो कारोबारी कंपनियां हैं वो अपने मुनाफे के लिए करती हैं। वो जाकर देखती हैं क्रेडेंडो पर आपकी रेटिंग, वो फिच की
आपकी रेटिंग जो है वो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डूब तो नहीं जाएगी, रुपया स्लाइड तो नहीं कर जाएगा, मज़ीद नीचे तो नहीं चला जाएगा, क्या कोई ऐसी इमरजेंसी लगा कि हमारे असासे तो नहीं जब्त हो सकते, हम अगर पैसा कमा भी लेंगे यहाँ पर उसको पाकिस्तान से बाहर ले जाने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो सिस्टम की क्रेडिबिलिटी है वो एक ही बात के ऊपर होती है कि आपके यहाँ अदल व इंसाफ का निज़ाम कैसा है, आपके यहाँ जो हुकूमत है वो किस तरीके से आई है। हुकूमत जाने से पॉलिसियाँ तो बहुत बड़ी ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाएंगी, तो मैं तो इस तरह देखता हूँ इसको। देखिए, मैं इस पर वो जो मैंने चीज़ें गिनवाई थी उसमें से एक चीज़ ऐड करके फिर इस पर मैं अपनी राय देता हूँ। बरतानवी पार्लियामेंट के ऊपर यूएई $2 अरब हमसे वापस मांग रहे हैं। ऑयल वो हमें ऑयल फैसिलिटी एक दी हुई थी सऊदी अरब ने, वो अभी एक्सटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस हैं। फिर कतर के हवाले से आप देख लें। अच्छा, इसमें मैं अपना राय दे दूं कि सऊदी अरब एक्सटेंड कर देगा। यूएई वाला रोल ओवर जो है, इस वक्त जो राइवलरी सऊदी अरब और यूएई की चल रही है उसको देखते हुए एक बहुत ही मुश्किल मरहला होगा कि पाकिस्तान यूएई को इस मामले में कायल रख सके, क्योंकि इस वक्त ठनी हुई दो शहजादों की है, उसकी वजह से ये मामला बिल्कुल। और अच्छा, फिर स्टॉक एक्सचेंज हमारी बहुत ऐसे जा रही थी ऊपर 140 की स्पीड पे। हमारे एक मेहरबान है जिनसे हम राय लेते रहते हैं, नकवी साहब, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी। देखें इस नकवी साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये समझता हूं कि बड़ी तेज़ी से मामलात इनके हाथ से निकल रहे हैं, बड़ी तेज़ी से इनकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है। और मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों के ऊपर ये निज़ाम खड़ा है, एक ट्रंप की सपोर्ट के ऊपर और एक पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों और उनकी जाने से मज़ामत ना होने के ऊपर। अब आ जाए बरतानी पार्लियामेंट के ऊपर। देखें, आपने सारी चीज़ें गिनवाई कि इंटरनेशनली ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा। वो एक वजह से फ़र्क नहीं पड़ा, और वो फ़र्क नहीं पड़ा ट्रंप की सपोर्ट की वजह से। IMF को वो आंख मारता है, कर दो, हम अमेरिकी सफ़ीर से मिलते हैं, IMF हमें पैसे दे देता है, ठीक है, हम उड़ा पैसे वो देता है, और उसके बाद हम जहाज़ भी नए ले लेते हैं, बैरूनी दौरे भी करते हैं, मज़े करते हैं, याशियाँ करते हैं, अपनी तनख्वाहें भी बढ़वा लेते हैं, अपने सारे काम निकलवा लेते हैं। अवाम के लिए IMF को मसला है, इनकी ज़ात के लिए IMF को मसला नहीं है। IMF भी पूरे एक एजेंडे के तहत इनको पैसे देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर कर्जे बढ़ाई जाओ। और IMF को इस बात का पता है कि जितना पैसा हम दे रहे हैं वो सारे का सारा पैसा हुक्मरान अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल कुव्वतों को, आलमी कुव्वतों को ये बात सूट करती है कि वो इन लोगों को माल खिलाते जाएं, ये करप्शन में लूटते जाएं। और जब IMF खुद कह रहा है कि 53 अरब इन्होंने करप्शन किया, तो वो क्यों इनको पैसे दे रहा है भाई? और जब IMF को नजर आ रहा है कि गरीब के लिए तो ये गंदम उनकी नहीं खरीदते, किसान की, और अपना ये अरबों रुपए के सारे जहाज ले लेते हैं। देखिए नकवी साहब, ये जो बरतानवी पार्लियामेंट में हुई है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। जिस दिन ट्रंप के साथ थोड़ी सी इनके मामलात गड़बड़ हुए ना, और वो हो सकते हैं, उसकी वजह यह है कि पीस बोर्ड में जाने का फैसला पाकिस्तान के लोगों का नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट छपाई गई कि 49% पाकिस्तानी, सिर्फ 49% जो है वो नेतन्याहू से नफरत करते हैं, यानी बाकी 51% उसको चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे नफरत नहीं करते। मैंने या बाकी दोस्तों ने जो सर्वे करवाया ट्विटर के ऊपर, हज़ारों वोट पड़ा, 98% लोगों ने कहा कि हम नेतन्याहू को दहशतगर्द समझते हैं और उससे नफरत करते हैं। 2% ने कहा कि नहीं, हम उसके साथ हैं, और 2% वही हैं जो इस निज़ाम के हामी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। तो वही आई है रेशो, जो इस वक्त उनके हामी है, जो उनके वोटर हैं, ठीक है। ईसा नकवी साहब, मेरा ये ख्याल है कि जो बरतानवी पार्लियामेंट वाली चीज़ें हुई हैं, इससे एक नुकसान तो होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को। जब भी किसी मुल्क में कोई चीज़ हमारे वाले से डिस्कस होती है ना, उसके बाद हम उनसे बात करते हैं कि यार इमरान खान के लिए कुछ ना करो, बात करो, हमसे क्या चाहिए। वो हमसे जो चीज़ मांगते हैं हम उन्हें दे देते हैं ढके छुपे, जिससे नुकसान पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तान के लोगों को होता है, और हमें पता भी नहीं है। ये तो जब कभी डॉक्यूमेंट्स खुलेंगे, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सामने आएंगे 10, 15 साल, 20 साल बाद, तो पता चलेगा कि वो जिस वक्त बरतानवी पार्लियामेंट में इमरान खान के वाले से डिस्कशन हुई थी, तो उधर से राब्ता हुआ था कि यार ये हमारे ऊपर तो दबाव पड़ रहा है बहुत ज्यादा। तो इन्होंने कहा कि यार आप दबाव से स्टैंड करें, आप हुक्म करें, हमारे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने कहा अच्छा भाई ये 3-4 चीजें हैं, इनमें से मान लो। तो इन्होंने 4 की बजाय 5 चीजें मान ली। कि उन्होंने कहा कि एक चीज और आपसे मिस हो गई थी, वो भी हमें लगा कि आपके फायदे में, वो भी हमने कर दिया। नुकसान इससे पाकिस्तान का होगा। और मैं आपको आखिर में ये बात बता दूं, मैं जो देख रहा हूं, जो सिक्योरिटी के हालात देख रहा हूं, जो इकोनॉमी के हालात देख रहा हूं, जो इस वक्त रीजनल सूरत हाल है, जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल सूरत हाल है, मुझे तो तेजी से मामलात इनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कब यह निजाम गिरेगा? जिस दिन पीटीआई के MNAs MPs टिकट होल्डर्स, जिनकी कुल तादाद बनती है 1085 तकरीबन, उनमें से 50% जिस दिन इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो जाएंगे ना, 50% आधे, उस दिन ये निजाम गिर जाएगा, क्योंकि निजाम ताकतवर नहीं है। सही, मुझे किसी ने तज़किरतन बताया था कि 70,000 जो हैं वो पार्टी के ऑफिस बेयरर्स हैं, नीचे यूसी लेवल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मिलाकर, और उसका 10% जो है ना वो 7,000 बनता है। हाँ जी, और उसका 10% 700 बनता है। अगर 700 लोग भी अडयाला जेल नहीं पहुंचते, सही बात, इमरान खान की सिस्टर्स वहाँ पे बैठी होती हैं, तो फिर आपकी बात तो दुरुस्त है, 50% तक अगर मामला चला जाएगा। यानी आप कह रहे हैं रिहाई फोर्स का मामला हम आगे बिल्कुल, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं और अगली वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो अलीमा खान साहिबा जो है
उनका जो आउटबर्स्ट है वो किस तरफ इशारा करता है, बैरिस्टर गौहर के हवाले से, सब बाकी लोगों के हवाले से जिन्होंने बात की, उसका क्या मतलब है, और रिहाई फोर्स के मामले पर आखिर इतनी टेंशन या इतनी परेशानी क्यों है। 3.5 साल एफर्ट्स करती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत को अगर वो अपने एहतजाज के ज़ोर पर भेज सकते तो वो आपके सामने वकूफ़ पज़ीर हो चुका होता। अगर वो नहीं हुआ तो अब ऐसा क्या है इस रिहाई फोर्स के मामले पर कि इतनी संजीदगी से इसको लिया जा रहा है कि फ्रॉम विद इन PTI एफर्ट्स हो रहे हैं कि ये ना हो। इसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।